Good afternoon, everyone. So we'll be starting the session in 2-3 minutes as we are expecting more participants to join. Thank you for your patience.
गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम सब यहाँ पे एक इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम ज्वाइन किए हैं और जिसमें हमको डिटेल में बताया जाएगा कमोडिटी इंडाइसेस के बारे में। मेरे साथ मिस्टर आयुष कुशवाहा प्रेजेंट हैं जो आपको डिटेल में सेक्टोरल इंडाइसेस के बारे में बताएंगे। मैं स्वागत करना चाहूँगी सभी अटेंडीज का जिन्होंने टाइम निकाला है और एनसीडीएक्स के इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम में पार्ट लिया है। स्टार्ट करते हैं एक ओवरव्यू से कमोडिटी डेरिवेटिव इकोसिस्टम का। इस स्लाइड में हमको पता चल रहा है कि कैसे कमोडिटी एक्सचेंज का इवोल्यूशन हुआ है। 19th सेंचुरी में बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन एस्टैब्लिश हुआ, फॉलोड बाय 1910 एंड 1930 में ऑयल सीड्स एंड रॉ जूट की ट्रेडिंग स्टार्ट हुई। 1953 में फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन एस्टैब्लिश हुआ। ऑफ एंड ऑन बैंस लेट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में आए एंड 2001 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड कर दी लिस्ट ऑफ कमोडिटीज फॉर डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग। फ्यू नेशनल मल्टी कमोडिटिव एक्सचेंजेस स्टार्ट हुए 2003 में एंड 2015 से अभी तक सेबी प्रेजेंट रेगुलेटर हैं। इस स्लाइड में आपको पता चलेगा स्ट्रक्चर ऑफ कमोडिटी एक्सचेंजेस इन इंडिया। द टॉप बॉडी इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। उनके अंडर काम करती है सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड जो रेगुलेट करती है सारे नेशनल एक्सचेंजेस को। एनसीडीएक्स, एमसीएक्स, आईसीईएक्स, एनसीई, बीएससी। Total 91 commodities are permitted for trading in derivative market. इस स्लाइड से आपको पता चलेगा किस तरीके से स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी सपोर्ट है इंडिया में ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए। सितंबर 2015 में सेबी took over as the top regulatory for the entire commodity trading. 2017 जून में सेबी ने परमिट करा ऑप्शंस इन कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट and SEBI permitted Category 3 AIFS. September 2017 में SEBI permits the integration of equity and commodity arms of broking. Bank subsidiaries were allowed to distribute commodity derivative products, and banks were permitted to participate as a professional clearing member. September 2018 में FPIs permitted to hedge their exposure in Indian markets on commodities. March 2019, mutual funds and PMS have been allowed to participate on commodity derivatives. June 2019 में commodity indices have been allowed to be traded. These are the commodities that are available in NCDX platform for trading. Cereal and pulses में बाजरा, barley, चना, maize, wheat, मूंग and paddy. Spices में coriander, जीरा and turmeric. Fibers में कॉटन सीड ऑयल केक जिसको कोकोड के नाम से जाना जाता है, शंकर कपास, 29 mm कॉटन। ग्वार कॉम्प्लेक्स में ग्वार सीड एंड ग्वार गम। ऑयल एंड ऑयल सीड्स में सोयाबीन, रिफाइंड सोया ऑयल, मस्टर्ड सीड, कैस्टर सीड, क्रूड पाम ऑयल एंड सेसमे सीड। मेटल्स में स्टील ट्रेड होता है। अब मैं मिस्टर आयुष कुशवाहा आपको कमोडिटी इंडाइसेस एग्रीडेक्स के बारे में आगे बताएंगे। Thank you, Tanushree. So can we move on to the next slide? Yes, good afternoon, everyone. So I will tell you about the commodity indices. First one is NCDEX Agridex, which has been traded on NCDEX platform.
तो जो एनसीडेक्स एग्रीडेक्स है ये इंडिया का फर्स्ट रिटर्न बेस्ड इंडेक्स है एग्रीकल्चरल, जिसपे फ्यूचर्स भी हैं, जो ट्रैक करता है परफॉर्मेंस ऑफ 10 लिक्विड कमोडिटीज जो ट्रेड होती हैं एनसीडेक्स प्लेटफॉर्म पे। की फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं एग्रीडेक्स के। अगर हम बात करें तो जो कंपोनेंट सिलेक्शन है उसका क्राइटेरिया है कि सेबी का मैंडेट है ये, सॉरी, तो एटलीस्ट जो 80% ऑफ द कंबाइंड वेटेज जिन कमोडिटीज का मिला के हो रहा है, 80% वेटेज उनका एडीटीवी ग्रेटर देन 75 करोड़ होना चाहिए। वैल्यू वेटेड इंडेक्स है तो 50-50% वेट्स हम असाइन कर रहे हैं नेशनल प्रोडक्शन को और ट्रेडेड वैल्यू को। फ्लोरिंग एंड कैपिंग रखी गई है इंडिविजुअल कमोडिटी की। कैपिंग जो है 20% है, मतलब मैक्सिमम वेट किसी कमोडिटी का 20% हो सकता है, और मिनिमम 3% रखा गया है एट द टाइम ऑफ रीबैलेंसिंग। रीबैलेंसिंग जो वेट्स रहेंगे वो पूरे एक फाइनेंशियल ईयर तक सेम रहेंगे। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रीबैलेंसिंग की जाएगी, तो विच इज़ ऑन फर्स्ट बिजनेस डे ऑफ अप्रैल। पर उसके 3 महीने पहले ही मार्केट को वेट्स, जो नए वेट्स हैं वो बता दिए जाते हैं। जो रोल ओवर है इसमें इंडेक्स का, इस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट पे ये इंडेक्स चलता है, तो रोल ओवर करना पड़ता है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का नियर मंथ से नेक्स्ट मंथ में। तो जो रोल ओवर इज डन ऑन फर्स्ट 3 days ऑफ द एक्सपायरी मंथ। और इसमें जो कमोडिटीज़ हैं वो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों कमोडिटीज़ हैं। फॉर एन एग्जांपल सोयाबीन, रिफाइंड सोया ऑयल दोनों इंक्लूड की जा सकती हैं। टू एंश्योर डाइवर्सिफिकेशन, इस इंडेक्स में किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर का मोर देन 40% नहीं हो सकता वेटेज इंडेक्स के अंदर। जैसे कि आप ये देख सकते हैं नीचे जो सेक्टर्स हैं, तो अगर आप देखेंगे तो आरएम सीड, सोयाबीन और रिफाइंड सोया ऑयल जो है, उन तीनों का मिला के मैक्सिमम 40% ही इंडेक्स में हो सकता है। और उसका रीज़न ये है कि जिस वजह, ताकि कोई एक सिंगल सेक्टर डोमिनेट ना करे इंडेक्स को, डिफरेंट सेक्टर्स का पार्टिसिपेशन हो इस इंडेक्स में, इस वजह से डाइवर्सिफिकेशन का रूल रखा गया है 40% कैपिंग का पर सेक्टर। तनुश्री नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, तो इंडेक्स कंपोनेंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22 आपको बता देता हूँ, जो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए रहेंगे। चना जो है उसका हाईएस्ट वेटेज है 20%। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम वेट किसी कमोडिटी का 20% हो सकता है, तो चना का 20% है। सोयाबीन का 15.56, सोया ऑयल का 12.55, आरएम सीड 11.81 है। कोको जो कि है कॉटन सीड ऑयल केक, उसका 11.22%। ग्वार सीड 9.38, ग्वारगम 7.36, और जो स्पाइसेस में जीरा है उसका 4.51% है, केस्टर का 4.34, और टर्मरिक का जो वेटेज है वो है 3.19 इस इंडेक्स में फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22। ये जो हिस्टोरिकल डेटा पे रिटर्न्स एंड वॉलेटिलिटी कैलकुलेट की गई है एग्रीडेक्स की, वो दिखा रहे हैं ये। आप देख सकते हैं अप्रैल 2016 से मई 2021 तक। तो आप देखेंगे जिस तरीके से इस इंडेक्स ने जो है अ, अच्छा रिटर्न दिया है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। आप देख सकते हैं 8.44 अप्रैल मंथ में दिया है 2021 के, तो अच्छी वॉलेटिलिटी और अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा है। वॉलेटिलिटी अराउंड 15 to 16% है एवरेज, अगर हम अप्रैल 2016 से अप्रैल 2021 तक की बात करें तो। So what are the benefits of this NCDEX Agridex index what we have? इट कैन एक्ट एज अ ओवरऑल डायरेक्शनल इंडिकेटर। आपको एक डायरेक्शनल इंडिकेटर की तरह एक्ट कर सकता है जो एनसीडेक्स पे कमोडिटीज ट्रेड हो रही हैं या एग्री कमोडिटीज के लिए। डाइवर्सिफाइड बास्केट, डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड कर सकता है आपके पोर्टफोलियो में, क्योंकि इसका जो कोरिलेशन है अदर एसेट क्लासेस के साथ वो बहुत कम है। इफेक्टिव बेंचमार्किंग के लिए यूज हो सकता है, रियल टाइम कैलकुलेट होता है। और ये जो इंडेक्स है ये प्रोफेशनली, इसकी जो इंडेक्स डिसेमिनेशन और मेंटेनेंस है वो एनएससी इंडाइसेस लिमिटेड करता है। हेलो।
Hello, Tanushri, am I audible? Yes, Ayush. Yeah, actually, there was some glitch. So, if we'll talk about the content specification of NCDEX Agridex, as you can see here, the name of the underlying is NCDEX Agridex. The units of our trading is in one lot is 500 units. Tick size is kept as rupees 0.25, and the expiry of the futures contract is kept on the last trading day of the month. And minimum initial margin required is 6% in these indices. Now we'll talk about the newly launched NCDEX sectoral indices. We have already got approval regarding these indices from SEBI, and these the spots for these indices are already launched on 5th of July 2021. You can have a look at these indices on our website and get a detailed data about it and the methodology for the same. I'll just give you a brief gist about the product now. So NCDEX sectoral indices are price-based indices that provide exposure to a particular sector. जो एक particular sector है जो NCDEX exchange पे ट्रेड हो रहा है उ- उसको ये sectoral इंडाइस दिखा रहे हैं। इस अभी हम दो sectoral indices के साथ आ रहे हैं। एक है NCDEX ग्वार इंडेक्स और दूसरा है NCDEX सोया इंडेक्स। तो ग्वार इंडेक्स के अंदर जो अंडरलाइंस है वो ग्वार सीड और ग्वार गम है। अगर हम सोया इंडेक्स की बात करें तो अंडरलाइंस है सोयाबीन और रिफाइंड सोया ऑयल। जो इंडाइसिस का फ्रेमवर्क है, किस तरीके से हमने कंपोनेंट सिलेक्ट करे हैं। तो जो कंपोनेंट सिलेक्शन का क्राइटेरिया वो है कि हमने प्रोडक्शन देखा है उस कमोडिटी का, और जो जिस तरीके की लिक्विडिटी है एक्सचेंज पे, जो वेट्स दिए जा रहे हैं, वेट्स असाइन कर जा रहे हैं कमोडिटीज को, वो भी 50-50% वेट्स आर असाइन टू बोथ नेशनल प्रोडक्शन एंड ट्रेडेड वैल्यू ऑन द एक्सचेंज। रीबैलेंसिंग इस इंडेक्स इन इंडाइसिस की भी सिमिलर टू एग्रीडेक्स करी जाएगी, जो है रीबैलेंस्ड एनुअली ऑन फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जिसका मतलब है फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ अप्रैल। और कैपिंग और फ्लोरिंग जो इंडिविजुअल कमोडिटीज की गई है वो 70% और 30% की गई है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि स्टेप्स क्या इन्वॉल्व हैं इंडेक्स वैल्यू कंप्यूटेशन के लिए। तो वन ऑफ द स्टेप है, हेलो, हाँ, तो जो एक सबसे पहला स्टेप है किस तरीके से हमने कमोडिटीज को सिलेक्ट किया है। सेकंड स्टेप है कि वेट्स किस तरीके से कैलकुलेट करें हैं। और थर्ड स्टेप है कि इंडेक्स वैल्यू का कंप्यूटेशन या इंडेक्स मेथोडोलॉजी का अडॉप्ट करी है इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तनुश्री, यस। सो मैं कमोडिटी सिलेक्शन क्राइटेरिया जो रखे हैं इसके लिए बहुत बेसिक है। सबसे पहला तो है कि कमोडिटीज को एक एक सेक्टर में बिलोंग करना चाहिए, सारी कमोडिटी सिंगल सेक्टर में होनी चाहिए टू बी इंक्लूडेड इन द इंडेक्स। एंड फॉर सेकंड जो सेबी का मैंडेट है, फॉर किसी भी कमोडिटी को अगर इंडेक्स में इंक्लूड होना है तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट उस कमोडिटी पे जो है एटलीस्ट प्रीवियस 12 मंथ में ट्रेड हो रहे होने चाहिए, और एटलीस्ट 90% ऑफ द ट्रेडिंग डेज वो ट्रेड हुए होने चाहिए इन द प्रीवियस 12 मंथ्स। और ट्रेडेड वॉल्यूम डेटा फॉर सच कमोडिटी अवेलेबल होना चाहिए फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। तो जैसे मैंने आपको बताया, दो इंडाइसिस के साथ आ रहे हैं। एक है एनसीडेक्स ग्वार इंडेक्स जिसके अंदर अंडरलाइन ग्वारगम और ग्वासीड है, और एनसीडेक्स सोयाडेक्स जो है, सोया इंडेक्स जो है उसके अंदर है सोयाबीन और रिफाइंड सोया ऑयल। तो ये जो चारों कमोडिटीज मैंने बताई दोनों इंडाइसिस के अंदर, वो ये क्राइटेरिया फुलफिल करती हैं। अब हम बात कर लेते हैं किस तरीके से वेट्स को कैलकुलेट किया है। जैसे मैंने आपको बताया वैल्यू वेटेड इंडेक्स है, तो जो वेट्स असाइन करे गए हैं वो बेस्ड ऑन नेशनल प्रोडक्शन और लिक्विडिटी के ऊपर कि टोटल ट्रेडेड वैल्यू क्या है। तो जो प्रोडक्शन वेट है वो नेशनल प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। तो वो हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं वो आपको फॉर्मूला स्क्रीन पे दिख रहा है, जिस जिस तरीके से कि वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ ऑल द कमोडिटीज इन द इंडेक्स। तो अगर हम बात करें ग्वार इंडेक्स की, जो हम अगर हम बात करें ग्वार इंडेक्स के लिए, हम ग्वार सीड का प्रोडक्शन वेट निकालना चाहें तो इसको फॉर्मूले को इस तरीके से समझ सकते हैं कि वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन जो होगा ग्वार सीड का
डिवाइडेड बाय ग्वार सीड और ग्वार गम का मिला के जो टोटल प्रोडक्शन वैल्यू होगा, उससे हम प्रोडक्शन वेट निकाल लेंगे ग्वार सीड का। और वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन हम किस तरीके से निकाल रहे हैं, हम लोग यूज़ कर रहे हैं पिछले 5 साल का एवरेज स्पॉट प्राइस जो हर फाइनेंशियल ईयर का होता है, और जो प्रोडक्शन डेटा होता है। तो अगर हम सपोज करें कि हम ग्वार सीड का वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन निकालना चाहते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 या 22 के लिए, तो हम यूज़ करेंगे लास्ट 5 फाइनेंशियल ईयर्स। जैसे फाइनेंशियल ईयर 2020 हुआ, 2019, 2018, 2017 और 2016 है। हर साल का एक एवरेज स्पॉट प्राइस होगा और उस साल का प्रोडक्शन होगा, तो उसको यूज़ करके उस पर्टिकुलर ईयर का हमें वैल्यू मिल जाएगा, एवरेज स्पॉट प्राइस इनटू प्रोडक्शन। तो हम पिछले 5 साल का जो ये डेटा होगा इसको सम करके एवरेज आउट कर देंगे, तो हमारा वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। अब जब हमने प्रोडक्शन वेट्स कैलकुलेट कर लिए कमोडिटीज़ के, तो फिर अब हम लिक्विडिटी वेट्स कैलकुलेट करेंगे। टू कैलकुलेट लिक्विडिटी वेट्स, जो फॉर्मूला आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ट्रेड वैल्यू डिवाइडेड बाय सारी कमोडिटीज़ का मिला के जो टोटल ट्रेड वैल्यू है इस इंडेक्स में। तो कोई सेम एग्जांपल के साथ कंटिन्यू करते हैं। अगर हम ग्वार सीड का लिक्विडिटी वेट निकालना चाहते हैं, तो हम लेंगे टोटल ट्रेड वैल्यू जो है ग्वार सीड का इन करोर्स फॉर लास्ट 12 मंथ, तो टाइम फ्रेम लास्ट 12 मंथ है, डिवाइडेड बाय टोटल ट्रेड वैल्यू ऑफ ग्वारगम और ग्वार सीड, तो उससे लिक्विडिटी वेट्स कैलकुलेट हो जाएंगे। तो जब हमारे पास प्रोडक्शन वेट और लिक्विडिटी वेट्स कैलकुलेट हो जाएंगे, तो हम उन दोनों का यूज करके फाइनल जो कमोडिटी इंडेक्स का परसेंटेज है या फाइनल वेट्स है वो निकाल लेंगे। टू कैलकुलेट कमोडिटी इंडेक्स परसेंटेज, हम 50-50% एलोकेट करेंगे प्रोडक्शन वेट्स को और लिक्विडिटी वेट को। तो जिस तरीके से फॉर्मूले में देख सकते हैं, टू कैलकुलेट वेट, फाइनल वेट 0.5 इंटू लिक्विडिटी परसेंटेज प्लस 0.5 इंटू कमोडिटी का प्रोडक्शन परसेंटेज। तो ये जब कैलकुलेट हो जाएगा, जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि कैपिंग और फ्लोरिंग जो है वो इंडिविजुअल कमोडिटी की 70% और 30% होगी। कमोडिटी वेट्स जो है फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए, अगर हम ग्वार इंडेक्स की बात करें तो 38% और 62% है। और वहीं अगर हम बात करें एनसीडेक्स सोया इंडेक्स की, तो ये 69% सोयाबीन है और रिफाइंड सोया ऑयल का 31% है। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से ये इंडेक्स वैल्यू कंप्यूट की गई हैं, या व्हाट इज द फॉर्मूला जो हमने यूज किया है इन इंडेक्स वैल्यू कंप्यूटेशन के लिए। तो सेक्टोरल इंडाइसेस जो है सर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये प्राइस बेस्ड इंडाइसेस हैं, तो विच मीन्स कि जो रिटर्न ऑफ दिस इंडाइसेस विल इनकॉर्पोरेट द रिटर्न्स ड्यू टू कैलेंडर स्प्रेड। जो कैलेंडर स्प्रेड जो दो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के बीच में होता है, उसके रिटर्न्स भी इनकॉर्पोरेट करता है। पर हम प्राइस बेस्ड इंडाइसेस के साथ इसलिए गए हैं बिकॉज ऑफ मार्केट प्रेफरेंस, क्योंकि मार्केट के लिए इजी टू अंडरस्टैंड होता है प्राइस बेस्ड इंडाइसेस और इजी टू ट्रेड होता है। और जो एक स्पेशल फीचर है सेक्टोरल इंडाइसेस का, वो है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे 3 डिफरेंट इंडेक्स सीरीज अवेलेबल दिखेंगी डिफरेंट मंथ्स की। तो अगर आप किसी भी समय देखेंगे, अगर आप अभी भी वेबसाइट पे जाके देखेंगे जुलाई मंथ के लिए, तो आपको 3 सीरीज दिख रही होंगी हर इंडेक्स की। एक सोयाडेक्स की नियर सीरीज चल रही होगी, एक सोयाडेक्स की मिड, तो सोयाडेक्स की फार सीरीज। तो आपके पास एक पर्टिकुलर टाइम पे 3 डिफरेंट इंडेक्स की स्पॉट सीरीज चल रही होंगी। इस पॉइंट को मैं आगे आने वाले एक एग्जाम्पल के साथ बेहतर समझाने की कोशिश करूंगा। तनुष, यस, डिफरेंस बिटवीन जो सेक्टोरल इंडाइसिस के साथ जो हम आ रहे हैं और एग्रीडेक्स का, तो सर जो एग्रीडेक्स था वो एक कॉम्पोजिट इंडेक्स था 10 कमोडिटीज का। सेक्टोरल इंडेक्स फोकस कर रहा है पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ कमोडिटीज के साथ, और जो सेक्टोरल इंडाइस वो प्राइस बेस्ड इंडाइस है, और जो एग्रीडेक्स है वो एक रिटर्न बेस्ड इंडेक्स है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस इंडेक्स में आपके पास 3 डिफरेंट अंडरलाइंग इंडेक्स स्पॉट सीरीज चल रही होंगी, जो एग्रीडेक्स में नहीं था। एग्रीडेक्स में एक सिंगल सीरीज चलती थी। अब हम बात कर लेते हैं सेक्टोरल इंडाइसेस कंप्यूटेशन फार्मूला, जो फार्मूला है इस इंडाइसेस के लिए। तो इस फॉर्मूले में जैसे आप देख सकते हैं P1 और P2 दो कमोडिटीज हैं, तो P1 पहली कमोडिटीज को रेफर कर रहा है, P2 दूसरी कमोडिटी को। तो अगर हम एग्जांपल में लेके चलें, हम सोया इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम P1 मान सकते हैं सोयाबीन की प्राइसेस, और P2 अगर सोया ऑयल की प्राइसेस हैं
तो ये इंडेक्स कैलकुलेट होगा। अगर हम पहले दिन कैलकुलेट करना चाहें तो सोयाबीन की प्राइसेस इंटू Q1 विच इज P1 इंटू Q1 और P2 इंटू Q2 जो है सोया ऑयल की प्राइसेस इंटू Q2 बाय 100। अगर हम अगले दिन की बात करें तो अगले दिन जो सोयाबीन की प्राइसेस चल रही होंगी इंटू Q1 प्लस सोया ऑयल की जो प्राइसेस चल रही होंगी इंटू Q2 बाय 100। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो जो ये जो Q1 और Q2 है, ये भी सर एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो हम इस इंडेक्स में लाए हैं, जो है क्वांटिटी मल्टीप्लायर्स। और ये सर पूरे साल सेम रहेंगे। मैं अगले आने वाली स्लाइड में मैं आपको इसको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो सर जो क्वांटिटी मल्टीप्लायर्स हैं उस इज द अमाउंट ऑफ कमोडिटी इन मेट्रिक टन्स रिक्वायर्ड टू अचीव द एक्सपोजर इन द इंडेक्स। जो रिक्वायर्ड एक्सपोजर चाहिए इंडेक्स में, उसको अचीव करने के लिए हम अमाउंट ऑफ कितना अमाउंट मेट्रिक टन्स ऑफ कमोडिटी चाहिए पड़ेगा। तो ये सर हम बेसिकली जो हमने पहले वेट्स कैलकुलेट करे उसको हम मेट्रिक टन्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग। कि फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करें हमने किस तरीके से ये किया है, जैसे कि सेबी की गाइडलाइन है कि मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ जो इंडेक्स है वो 5 लाख होनी चाहिए। तो यूजिंग दैट हम जो कमोडिटीज है इंडेक्स के अंदर, अगर हम फॉर सोया इंडेक्स का एग्जांपल लें तो हम उसके परसेंटेज को इन टर्म्स ऑफ रुपीज निकाल लेंगे। अगर हम देखें इस एग्जांपल में कि कमोडिटी इंडेक्स परसेंटेज सोयाबीन का 70% है और रिफाइंड सोया ऑयल का 30% है, तो जब हम एक्सपोजर निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ रुपीज तो सोयाबीन का आ जाएगा 70 इंटू 5 लाख, तो 3,50,000। वहीं अगर हम रिफाइंड सोया ऑयल की बात करें तो 30% इंटू 5 लैक्स, तो 1,50,000 या 1,50,000 रुपए। तो अब जब हमारे पास इन दोनों के एक्सपोजर आ जाएंगे तो हम क्वांटिटी मल्टीप्लायर जो अमाउंट इन मेट्रिक टन है कमोडिटी का, कितने मेट्रिक टन हमें चाहिए पड़ेगा वो निकालेंगे। उसको निकालने के लिए सर जब हमारे पास पिछली स्लाइड में हमने देखा 3,50,000 और 1,50,000 वैल्यू आ गई रिफाइंड सोया ऑयल और सोयाबीन की, तो हम जो प्राइसेस को यूज करके क्वांटिटी मल्टीप्लायर निकाल लेंगे, मतलब कितना मैट्रिक टन हमें रिक्वायर्ड होगा सोयाबीन का 3.5 लाख की वैल्यू निकालने के लिए। तो वो आज जो फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे उसको यूज करके, तो जैसे कि इधर आ गया सोयाबीन का क्वांटिटी मल्टीप्लायर 8.75 और रिफाइंड सोया ऑयल का 1.50। इन दोनों को यूज करके हम इन दोनों को राउंड ऑफ कर देंगे नियरेस्ट इंटीजर में। तो सोयाबीन 9 MT आ जाएगा, रिफाइंड सोया ऑयल 2 MT। तो इसको हम इस तरीके समझ सकते हैं कि एक लॉट के अंदर सोयाबीन के 9 MT है और एक लॉट ऑफ इंडेक्स के अंदर, और रिफाइंड सोया ऑयल का 2 MT है। अब जिस तरीके सर मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में, अभी थोड़े समय पहले ही, कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आपके पास 3 डिफरेंट इंडेक्स की स्पॉट सीरीज चल रही होंगी। उस पॉइंट पे थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ इस एग्जांपल के थ्रू। अगर हम सर बात करें, अगर सपोज हम अप्रैल मंथ में देखें इंडेक्स को, सर अप्रैल मंथ में होता तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि इंडेक्स फॉर अप्रैल मंथ में आपके पास 3 इंडेक्स सीरीज अवेलेबल होंगी। इंडेक्स सीरीज फॉर अप्रैल मंथ, इंडेक्स सीरीज फॉर मई मंथ एंड इंडेक्स सीरीज फॉर जून मंथ। और इसमें डिफरेंस क्या है सर, इन तीनों इंडेक्स सीरीज को कैलकुलेट करने के लिए जो Q1 और Q2 हैं ये सर सेम रहेंगे सब सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए पूरे साल, पर जो प्राइसेस यूज हो रही हैं वो अलग अलग फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की हैं। तो अगर हम इंडेक्स फॉर अप्रैल सीरीज की बात करें तो उसमें मे कॉन्ट्रैक्ट जो है सोयाबीन और रिफाइंड सोया ऑयल का, उसकी प्राइसेस यूज हो रही हैं। अगर हम इंडेक्स फॉर मे सीरीज बात करें तो जून कॉन्ट्रैक्ट की प्राइसेस यूज हो रही हैं सोयाबीन और रिफाइंड सोया ऑयल की। और वहीं अगर हम जून कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो उसमें जुलाई कॉन्ट्रैक्ट की प्राइसेस यूज हो रही हैं सोयाबीन और रिफाइंड सोया ऑयल की। अगर मैं उसी सेम पॉइंट को एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूं सर, तो अगर हम अप्रैल में देखते हैं तो 3 सीरीज आपको दिखेंगी, अप्रैल की एक सीरीज, एक मई की सीरीज और एक जून की सीरीज। पर जब लास्ट बिजनेस डे ऑफ अप्रैल आएगा तो अप्रैल की सीरीज एक्सपायर हो जाएगी, और जब मई मंथ स्टार्ट होगा तो हम एक और सीरीज लाइव कर देंगे जो होगी जुलाई मंथ की सीरीज। तो आपके पास फिर से 3 सीरीज हो जाएंगी, मई मंथ की सीरीज, जून मंथ की सीरीज और जुलाई मंथ की सीरीज। और फिर जब मई मंथ एंड आएगा तो मई की सीरीज एक्सपायर हो जाएगी, तो जून स्टार्टिंग से हम एक और फिर से सीरीज एक नई लाइव कर देंगे जो कि अगस्त मंथ की। तो आपके पास एक पर्टिकुलर टाइम पे 3 डिफरेंट इंडेक्स की स्पॉट सीरीज चलती रहेंगी। आ, ये जो है परफॉर्मेंस है सोया इंडेक्स का फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर।
दिस इज फॉर द ग्वार इंडेक्स, जो ग्वारेक्स इंडेक्स है उसके लिए जो है आप इसको देख सकते हैं कि अराउंड 4200 से मूव होकर 4800 तक गया है, विथ मेकिंग एन हाई ऑफ 5500। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिंग इन दीज इंडाइसेस, जो सेक्टोरल इंडाइसेस हैं। एक तो सर लेस कॉस्ट इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग दीज इंडाइसेस। सेकंड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इज इट इज अ कैश सेटल्ड प्रोडक्ट इन द कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट, तो डिलीवरी का कोई रिस्क नहीं है इसमें से। लोअर मार्जिन इन्वॉल्व है फॉर ट्रेडिंग, मिनिमम इनिशियल मार्जिन 10% रखा गया है इन इंडाइसेस में ट्रेड करने के लिए। और कोरिलेशन जो है वेरी लो है इसका अदर इंडाइसेस के साथ। और ये जो इंडेक्स है, अगर हम इन इंडेक्स की वैल्यूज को देखेंगे रोज, तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये पर्टिकुलर सेक्टर की कमोडिटीज किस ट्रेंड में है। अगर हम सोया इंडेक्स को ही फॉलो करते हैं तो हम उस इंडेक्स को फॉलो करके पता लगा सकते हैं कि सोया की कमोडिटीज बुलिश ट्रेंड में है या बेयरिश ट्रेंड में है। और जो इस इंडेक्स का फॉर्मूला है वो बहुत ही ईजी है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, तो बहुत ही ईजी टू ट्रेड हो जाता है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत ही क्लियर है बिकॉज ऑफ द क्वांटिटी मल्टीप्लायर जो हमने वेट्स को इन टर्म्स ऑफ एमटी बताया है। और जो दो और अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है सर, इस पे आर्बिट्राज बेस्ड ट्रेड्स भी हम कर सकते हैं कि हम इंडेक्स में पोजीशन लेके और इंडेक्स और उसकी अंडरलाइंस में अपोजिट पोजीशन लेके आर्बिट्राज बेस्ड अपॉर्चुनिटीज़ का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आपके पास 3 डिफरेंट इंडेक्स सीरीज अवेलेबल रहेंगी, तो आप कैलेंडर स्प्रेड ट्रेडिंग भी कर सकते हैं उन 3 सीरीज के बीच में। कि जैसे कि आप जो फार मंथ की सीरीज होगी और नियर मंथ की सीरीज, या मिड मंथ की जो सीरीज होगी और नियर मंथ की सीरीज के बीच में भी कैलेंडर स्प्रेड ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। नाउ आई थिंक तनुश्री विल टेक ओवर फ्रॉम हियर। थैंक थैंक यू। यू आयुष, हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को सेक्टोरल इंडाइसेस एंड एग्रीडेक्स के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। एंड अब आपसे मैं शेयर करूंगी इन्वेस्टर गाइडलाइंस, क्या चीज आपको करनी चाहिए और किस चीज से आपको सतर्क रहना चाहिए। सबसे पहले आप उन सर्क्यूलर्स को पढ़िए जो सेबी या फिर एक्सचेंज प्लेटफॉर्म रिलीज कर रही है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे। ट्रेड उन्हीं मेंबर्स के साथ कीजिए जो रजिस्टर्ड हैं एक्सचेंज में। अपने केवाईसी मैंडेट यूनिक क्लाइंट कोड को पूरा कीजिए और इंसिस्ट कीजिए कि पूरे राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, रिस्क डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स आपको पता चले। इंसिस्ट कीजिए कि बिल एंड कॉन्ट्रैक्ट नोट्स हर सेटलमेंट के बाद आपको मिले। इंश्योर कीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट नोट्स पे सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जैसे कि मेंबर का रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑर्डर डिटेल्स, ट्रेड नंबर, ट्रेड रेट, क्वांटिटी एंड आर्बिट्रेशन क्लॉज पूरे ढंग से मेंशन हो। क्रॉस चेक कीजिए ट्रेड की जेन्यूनेस को थ्रू ट्रेड वेरिफिकेशन फैसिलिटी जो एक्सचेंज की वेबसाइट पे अवेलेबल है। रिक्वायर्ड मार्जिन एंड एमटीएम ऑब्लिगेशंस को टाइम टू टाइम पे करते रहिए और अंडरस्टैंड कीजिए कि अगर आप उनको पे नहीं करते हैं तो आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। डब्बा ट्रेडिंग से बच के रहिए क्योंकि उसमें रिस्क एसोसिएटेड है जिससे आपके पैसों का पूरा नुकसान हो सकता है। Reconcile the statement of transaction from the member and holding statement of the depository participant post every transaction। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुई है तो उसी टाइम पे एक्सचेंज पे अपनी रिपोर्ट कीजिए और उस चीज के लिए वॉइस उठाइए। इशू अकाउंट पे चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट इन द नेम ऑफ ब्रोकर एज इट अपीयर्स इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड सेबी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ध्यान दीजिएगा कि नाम बिल्कुल ढंग से हो और वही नाम हो जो सेबी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आपके मेंबर ने आपको बताया है। इंसिस्ट कीजिए कि पीरियोडिकल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आपको मिलते रहें और फंड्स एंड सिक्योरिटीज आपके ब्रोकर के जरिए। चेक अकाउंट्स एंड नोटिफाई द ब्रोकर। अगर आपको लगता है कि कोई भी गलती हुई है तो अपने ब्रोकर को उसी टाइम पे जाके बताइए। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विसेज आर इन परमिटेड इन कमोडिटी मार्केट, तो
सतर्क रहिए कि अगर आपको कोई बोलता है कि वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करेंगे, तो ये चीज अलाउड नहीं है कमोडिटी मार्केट में। Funding from unauthorized intermediaries aren't covered under settlement guarantee mechanism of the exchange, hence beware. इस स्लाइड से आपको पता चलेगा कि क्या चीज आपको नहीं करनी चाहिए। डोंट डील विद अनरजिस्टर्ड इंटरमीडिएटरीज, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सिर्फ उन्हीं मेंबर्स के साथ आप डील कीजिए जो एक्सचेंज की वेबसाइट पे रजिस्टर्ड हैं। डोंट टेक ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन, डब्बा ट्रेड से बचिए। डोंट गेट कैरीड अवे, अगर आपको कोई एडवर्टीजमेंट दिखता है जो आपको ज्यादा रिटर्न बता रहा है और प्रॉमिस कर रहा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा, ऐसे एडवर्टीजमेंट से बच के रहिए। अपनी कोई भी ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले पूरे रिस्क डिस्क्लोजर पढ़िए और बिना रिस्क डिस्क्लोजर पढ़े कोई भी ट्रेडिंग स्टार्ट मत कीजिए। कोई भी अनसाइंड या फिर डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट नोट्स एक्सेप्ट मत कीजिए। किसी भी र्यूमर का जो आपको बताता है कि आपको एश्योर्ड रिटर्न्स मिलेंगे बहुत ज्यादा, ऐसे र्यूमर से बच के रहिए मार्केट में। डोंट लेट रिस्क अगेंस्ट पोजीशन एक्यूमुलेट बियॉन्ड योर कैपेसिटी टू बियर। Don't simply go by any explicit or implicit promise made by analysts, advisors and experts. इसीलिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सर्कुलर्स पढ़ते रहिए जो एक्सचेंज की वेबसाइट पे आते रहते हैं। Don't miss on keeping track on your financial and contractual obligation against your position. और जो भी प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे रिपोर्ट्स आती हैं या फिर प्रिडिक्शंस आती हैं, उन पे आंखें बंद करके विश्वास मत कीजिए। अब आपसे मैं 5 क्वेश्चंस पूछूंगी। सारे पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चंस का आंसर आप चैट बॉक्स में दीजिए। हु रेगुलेट्स द कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट इन इंडिया? इसके ऑप्शंस हैं आरबीआई, आरडी, आरआईडीएआई, एफआरडीए एंड सेबी। Question number 2. Whether SEBI regulates spot market commodity trading also? Options है yes, no, not sure, probably yes. Question 3. Which of the given factors affect the prices of agri commodities? Options है आपके पास weather conditions, B. agriculture production, C. changes in import and export policies, and D. all the three. Question number 4. What is arbitrage? और आपके options हैं entering into sell and purchase transaction in spot market, B. entering into purchase transaction in spot and futures market, C. simultaneously entering into sell and purchase transactions in 2 or more markets, and D. entering into sell transaction in spot and futures market. Last question. Which stock exchange is having the major share in trading volumes in agricultural contracts? Options are MCX, NCDEX, ICEX, and BSE. आई होप जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने अपने सारे आंसर्स चैट बॉक्स में लिखे होंगे। और अब मैं एक एक करके आपको क्वेश्चंस का आंसर बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1.
Who regulates the commodity derivative market in India? Answer is D, SEBI. Question number 2. Whether SEBI regulates spot market commodity trading also? Answer is B, no. Question number 3. Which of the given factors affect the prices of agri commodities? Answer is D, all the three. Question number 4. What is arbitrage? Answer is C, simultaneously entering into sell and purchase transactions in two or more markets. And last question, which stock exchange is having major share in trading volumes in agricultural contracts? Answer is B, NCDEX. So I thank every attendee who has attended the investor education program, and we hope to connect with you on regular basis and bring to you the latest information in agri commodity trading and different commodities that are traded in NCDX platform. Thank you everyone. Thank you Ayush.